उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और वो इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। क्योंकि जिनको आते हैं वो आप थोड़ी सी फिर बढ़ा के 2x 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जिनको आते हैं तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आती ये उनको दृष्टि में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। तो थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लेंदी हो गया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन समझाना भी जरूरी था, तो मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट से आपको पूरा। स्वागत है आपका MSP द लर्निंग अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और आज हम आपके सामने लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस की सीरीज़। और आज हम कंप्लीट करेंगे टेंस, क्योंकि टेंस इंग्लिश ग्रामर के बेसिक होते हैं। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है और आप चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में आप परफेक्ट बने और बाकी की चीज़ें सीखें, तो उसके लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। और अधिकांशतः बच्चों में समस्या आती है कि टेंस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक टेंस ही नहीं बन रहे हैं बच्चों से, तो फिर आगे एक्टिव पैसिव वॉइस और फिर नरेशन पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन आप मन लगा के पढ़ सकें और बेहतर तरीके से सीख सकें, इसके लिए ज़रूरी है आप टेंस सीखें। और इसीलिए हम इस टेंस सीरीज़ में लेके आए हैं और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टेंस 1 बाय 1। और एक एक टेंस हम एक एक लेक्चर में सीखेंगे, तो 5 से 7 मिनट 10 मिनट के लेक्चर में एक टेंस आपका कवर अप होगा। तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अगर 10 मिनट में भी आप एक टेंस कवर करते हो तो इस तरीके से 12 टेंस यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे में आप टेंस में परफेक्ट बन जाएंगे। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे जब भी हम वीडियो डालें। और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने है टेंस। टेंस का मतलब काल, काल मतलब समय। तो समय के हिसाब से जब चलते हैं तो उसको हम समय टेंस काल बोलते हैं, क्योंकि जब वाक्यों को हम अलग अलग वे में बोलते हैं। तो टेंस 3 होते हैं, आपको सबको पता होगा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ये आपको पता होना चाहिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसके बाद इन 3 टेंस को हम और प्रकारों में डिवाइड करते हैं, और ये 3 टेंस के आगे चल के 4 पार्ट बनते हैं हर एक के। तो इसको हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिवाइड करते हैं। तो 3 टेंस इक्वल टू 4, तो इस तरीके से टोटल हो जाते हैं 12, और 12 टेंस आपको पढ़नी है। तो जिनमें से आपको प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरीके से फ्यूचर में तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से 4 के 12 टेंस आपको पढ़ने हैं। तो इस लेक्चर को शुरुआत करेंगे, इसके पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें टेंस के बारे में। जैसे इंडेफिनिट की हम बात करते हैं, तो इंडेफिनिट में कोई भी काम की हैबिट को बताया जाता है। एक तरीके से उसको हम हैबिट बोलते हैं कि हैबिट को बताया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह आम खाता था, तो एक तरीके से हैबिट के रूप में शो होता है। जैसे वह बाजार जाता है तो एक हैबिट के रूप में शो हो रहा है, वह बाजार जाएगा तो ये फ्यूचर की हैबिट। तो इस तरीके से इंडेफिनिट। और कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी काम निरंतर जारी है, तो निरंतर जारी रहने वाले काम को कॉन्टिन्यूअस में शो किया जाता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में अधिकांशतः जब हम वाक्य बनाते हैं तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे टाइप के वाक्य आते हैं। तो ये हमेशा ऐसे काम को शो करते हैं जो निरंतर जारी है, मतलब काम शुरू हो चुका है लेकिन काम चल रहा है, तो निरंतर जारी है। और ऐसे सेंटेंसों में वर्ब के हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो कुछ पॉइंट आप पहले से नोट कर लें कि कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम परफेक्ट हो चुका, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो चुका। तो कोई भी काम पूर्ण होने के सेंस में हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। यानी पास्ट में है तो पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका है, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो ये पास्ट में मैं वो काम पूरा कर चुका था। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, या मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है, या मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होऊंगा। तो इस तरीके से जो कार्य पूर्ण हो गया, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसको बोलते हैं कि काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है, कब तक रहेगा ये पता नहीं, लेकिन शुरू हो चुका है, शुरू हो गया है और जारी है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से 4 के 12 टेंस हमें पढ़ने हैं। और आज हम इस सीरीज में शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो सबसे पहले आपके सामने पास्ट टेंस। इसके पहले हम आपको थोड़ी सी और जानकारी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जितने भी टेंस हम बनाते हैं उनको सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य। तो ये आपको अगर थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक पता है तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट यानी अक्षर जिनको हम बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट से मिलके बनते हैं वर्ड, वर्ड से मिलके बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। इसको हम अलग वीडियो लेक्चर में आपको सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे। तो सेंटेंस के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के, मीनिंग के आधार पर स्ट्रक्चर सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। तो इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना है कि वाक्य बनता कैसे है टेंस का। तो वाक्य, कोई भी वाक्य बनता है 3 चीज़ों से मिलके, मिनिमम उसमें 3 चीज़ें होना जरूरी है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें वाक्य में होती हैं। जैसे हमने कहा सीता रॉट आ लेटर, तो इस वाक्य में 3 चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ों से मिलकर कोई भी वाक्य बनता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसी से हमारा स्ट्रक्चर मिलता है। और इसमें वर्ब को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। तो इस तरीके से सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिमाग में बिठाना है कि आखिर कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बैठा तब आपको सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में स्ट्रक्चर बैठाना है कि सब बनता कैसे है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इसके अलावा अगर वाक्य में कोई और शब्द हैं, अदर वर्ड जिनको हम बोलते हैं, तो वो आते हैं। अगर वाक्य को नेगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आ जाती है। बस इतना सा चेंज आता है, और ये चीज़ हम जिस टेंस को बनाएंगे उस टेंस के साथ उसका स्ट्रक्चर जान के सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में जो है वो बात रखनी है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ों से मिलके वाक्य, कोई भी वाक्य बनता है। अब हम शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस की। तो इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट है, या पास्ट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट प्रोनाउंस कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखेंगे, आखिर कैसे हम पास्ट के टेंसों को, वाक्यों को पहचानते हैं। तो इसकी पहचान अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में पहचान होती है ताथा, तिथि, तेथे, अथवा, या, ई, ए, या फिर उठा, बैठा, खाया, पिया, हंसा, रोया, खेला, कूदा आदि शब्द अगर वाक्य के अंत में आ रहे हैं तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि ताथा, तेथी, तेथे, इसके अलावा या, ई, ए, यानी या, ई, ए अकेले आने चाहिए, इनके आगे है या था नहीं जुड़ा होना चाहिए। या, ई, ए अकेला हो, या फिर उठा, बैठा, खाया, पिया, हंसा, रोया, खेला, कूदा आदि शब्द जो हैं इनके आगे ना तो है हो ना था हो, कोई भी शब्द ना हो, अकेले ये शब्द हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट के कहलाते हैं। तो ये तो हो गई वाक्य की हिंदी में पहचान, कि अगर कोई भी वाक्य को हमें हिंदी में लिखा है और उसको पहचानना है कि कौन से टेंस का है, तो इस पहचान के द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसे हम कैसे पहचानें, तो इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसे पहचानने का तरीका होता है कि एक तो हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस की पहचान करते हैं, हेल्पिंग वर्ब देख के। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो या तो हम डिड से पहचान सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिड को हम अफर्मेटिव वाक्यों में यूज नहीं करते, यानी साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया यूज नहीं होती है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो सहायक क्रिया यूज होती है, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर वाक्य है हमारे सामने तो हम उसे तो पहचान लेंगे डिड देख के कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन अफर्मेटिव वाक्य को हम कैसे पहचानें, यानी साधारण वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो हमें सेकेंड फॉर्म देख के वाक्य को पहचानना होता है। जैसे हमने अगर कोई वाक्य लिखा, जैसे आपके सामने हम एक वाक्य लिखते हैं, अभी इसके पिछली सीरीज में हमने एक वाक्य लिखा था, उसी को दोहराते हैं, सीता रॉट आ लेटर। तो अब इस वाक्य को अगर हमें पहचानना है कि कौन से टेंस का वाक्य है तो कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब में मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब मेन वर्ब है रॉट, तो रॉट आपको पता है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस वाक्य में, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। तो इस वाक्य की पहचान बनेगी मेन वर्ब से, और मेन वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो हम पहचान लेंगे कि ये वाक्य
सिंपल पास्ट का है, क्योंकि एक ही टेंस ऐसा है सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसके अलावा और कोई टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। तो इंग्लिश में वाक्य को पहचानने का तरीका है, एक तो मेन वर्ब की आप सेकंड फॉर्म देख लो, या फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड देख लो। तो ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चलती है। तो इस तरीके से हम वाक्य को पहचानते हैं। तो हिंदी में पहचान हो गई और इंग्लिश में भी वाक्य को पहचान हो गई कि कैसे हम किसी भी वाक्य को लिखा है तो उसको पहचाने की वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और जानकारी लेते हैं। आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड, इसमें लिखिए हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, और साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है पास्ट इंडेफिनिट के। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। तो डिड नॉट या डिड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड से शुरू करते हैं। इसके बाद बात करें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या होती है? तो मुख्य क्रिया पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड आ जाती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाती है। क्योंकि एक चीज़ आप देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है। तो डू और डज, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है। तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस टेंस में आ चुका है एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यूज होती, इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड यूज नहीं होती, इसीलिए यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, क्योंकि डिड भी डू का सेकेंड फॉर्म है वर्ब में। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब ऐसी क्रियाएं जो किसी भी सेंटेंस को बनाने में सहायक होती हैं, उनको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और मुख्य क्रिया का मतलब जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया हो रही होती है, क्योंकि एक वाक्य होता है तो वाक्य में सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो कोई क्रिया कर रहा होता है यानी कोई काम कर रहा होता है। जैसे हमने कहा सीता रोट अ लेटर, यानी सीता पत्र लिख रही है, तो सीता लिखने की क्रिया कर रही है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या होगी? लिखना। तो इसी तरीके से हर एक सेंटेंस में एक क्रिया हो रही होती है जो कि सब्जेक्ट कर रहा होता है, और हर एक सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि उस सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब हर एक सेंटेंस में होती है। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के हमने हेल्पिंग वर्ब को समझा और मेन वर्ब को समझा। इसके बाद हम समझेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। तो उदाहरण से हम समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य आते कैसे कैसे हैं और इनको हम बनाते कैसे हैं। तो वाक्य आप कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर वाक्य कैसे पूछे जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। पहला वाक्य यहाँ पे लिखा है, उसने खाना खाया। जैसा कि मैंने आपको पहचान के समय बताया था कि जब भी किसी वाक्य के अंत में या ई ए अकेले शब्द आए, यानी ना तो इनके आगे था हो, ना है हो, ना होगा हो, तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। उसने खाना खाया, तो उसने खाना खाया, ही एट फूड। अब इस वाक्य को उसने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, खाना खाया तो ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब कौन सी है? ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते अपन इसमें। अब देखो इस वाक्य को बनाना है तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इसके अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिया ही, फिर हमने वर्ब ली, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इसमें होती नहीं तो मेन वर्ब ही एट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो ईट से फर्स्ट फॉर्म है, और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो इस तरीके से हमने इसमें एट यूज किया, तो ही एट फूड, और इस तरीके से हमारा पहला वाक्य बन गया। सेकंड वाक्य, उसने मुझे पैसे दिए। तो उसने मुझे पैसे दिए, फिर से वही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस पर फोकस करना है आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है उसने, तो उसने के लिए ही, फिर वर्ब, तो वर्ब है आपकी देना, उसने मुझे पैसे दिए, तो देना वर्ब हो गई। तो देना गिव मीन्स होता है, और गिव की सेकंड फॉर्म गिव, तो ही गेव मी मनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाक्य, मजदूर ने सड़क की मरम्मत की। तो मजदूर, अब सब्जेक्ट लेबर यानी मजदूर, और मरम्मत करना रिपेयर। अब देखो वर्ब की पहचान आप कैसे करें। मेन वर्ब जो होती हैं मुख्य क्रियाओं की एक पहचान होती है। मुख्य क्रियाओं में जब इनका आप हिंदी अर्थ निकालते हो तो हिंदी अर्थ में इनके पीछे ना आता है। जैसे हम कोई भी मुख्य क्रिया बोलें, जैसे नहाना हो गया, खाना खाना हो गया, पीना हो गया, खेलना हो गया, उठना बैठना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, तो सबके अंत में ना आ रहा है, उनको हम
मुख्य क्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे वाक्य लिखा है मजदूर ने सड़क की मरम्मत की, तो मरम्मत करना, तो मरम्मत करना होता है रिपेयर, तो रिपेयर की सेकेंड फॉर्म रिपेयर्ड, तो लेबर रिपेयर द रोड, उसने सड़क की मरम्मत की। इस तरीके से वाक्य बनते हैं। उसके बाद कुछ और उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे अगला वाक्य है मैंने खाना पकाया, तो मैंने सब्जेक्ट हो गया आई, और पकाना कुक्ड, और क्या पकाया, खाना, तो फूड, तो आई कुक्ड फूड। फिर उसके बाद अगला वाक्य है वे क्रिकेट खेलते थे, तो वे क्रिकेट खेलते थे, दे प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो दे प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट वाक्य है हम रोज स्कूल जाते थे, तो वी वेंट स्कूल डेली। क्या माँ ने खाना नहीं पकाया, तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, क्या माँ ने खाना नहीं पकाया, तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, तो यहाँ लगाएंगे हम डिड, तो डिड, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और अगर इंटरोगेटिव हो तो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हैं। तो डिड, फिर सब्जेक्ट है मदर, तो डिड मदर, और नेगेटिव भी है साथ में, तो डिड मदर नॉट कुक्ड, नहीं कुक फूड, क्योंकि अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से हमारा वाक्य बनता है। और इस वाक्य का के बाद डिड मदर नॉट कुक्ड कुक फूड, ये कुक है, कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट वाक्य है क्या भी क्रिकेट खेलते थे, तो डिड दे प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर वह रोज स्कूल जाती थी, तो सी वेंट टू स्कूल डेली, उसने मुझे कल पैसे नहीं दिए, तो ही डिड नॉट गिव मी मनी यस्टरडे, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है और नेगेटिव के साथ हम सहायक क्रिया का यूज यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फिर कुछ और वाक्य हैं, उसने कल अंग्रेजी पढ़ाई, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ाई, तो आई टॉट इंग्लिश यस्टरडे, टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट। मैं वहाँ क्यों गया, तो मैं वहाँ क्यों गया, अब क्यों वाक्य बीच में आ रहा है, और जब ऐसे वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड और एक होते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो यस और नो टाइप वाले जो वाक्य होते हैं उनमें क्या शुरुआत में आता है, और जो क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होते हैं उनमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे बीच में आता है। तो क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड को वाक्य को बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, वाक्य की शुरुआत हम उसी वर्ड से करते हैं। जैसे यहाँ पे आया मैं वहाँ क्यों गया, तो मैं वहाँ क्यों गया, इसके लिए वर्ड आएगा वाई, क्यों होता है वाई, तो वाई, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसे वाक्य आप क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हो। तो ये बनेगा वाई डिड आई गो देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मेहमान घर पर क्यों आई, तो क्यों को शुरू करेंगे वाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब डिड गेस्ट कम एट होम, और क्वेश्चन मार्क। मैंने अपने दोस्त की सहायता की, तो ये वाक्य बनेगा आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। नेक्स्ट है तुम अपने स्कूल को प्यार करते थे, यू लव्ड योर स्कूल। उसने एक पुस्तक लिखी, ही रॉट अ बुक। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से हम वाक्यों को बनाते हैं। वे यहाँ कब आए, तो वे यहाँ कब आए, कब, तो कब के लिए हम यूज करेंगे, कब के लिए हम यूज करेंगे when did they come here। हम वहाँ क्यों नहीं गए, तो why did we not go there, या why didn't we go there। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरीके से फॉर्म में आए तो didn't, जब didn't आए तो वो साथ में आ जाता है नॉट हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन जब डिड नॉट को आप अलग करो तो फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। तो या तो वाक्य इस तरीके से बना सकते हो why did we not go there, या फिर why didn't we go there। तुम उससे क्यों नहीं मिले, तो why did you not meet her। तो इस तरीके से हम वाक्यों को बनाते हैं। और लास्ट वाक्य है अंतिम दो, मैं उससे मिलता था, आई मेट हर। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो why didn't you eat food। और इस तरीके से हमारा सिंपल पास्ट आज कंप्लीट हुआ। अब आप सिंपल पास्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कीजिए, वाक्यों को खुद से मन से बनाइए, कुछ वाक्यों को ढूंढिए, हिंदी में बनाइए और फिर उनका ट्रांसलेशन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो उतने अच्छे तरीके से आप टेंस सीख जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अगले वीडियो लेक्चर आपका सिंपल प्रेजेंट के ऊपर होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।